अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। वैसे तो आप लोग खैरियत से नहीं होंगे क्योंकि आपका जो अकाउंटिंग का पेपर हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी गईं कि जो कि नॉर्मली आपके पास पेपर में नहीं आई, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी और टीचर भी कंफ्यूज हो गए कि ये पेपर में क्या हो गया। तो ये है कि अब इसके अंदर आप सॉल्यूशन देख लें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो बिल्कुल नए तरीके से आए, जैसे कि बैंक रिकन्सिलेशन, उसका भी सॉल्यूशन, पार्टनरशिप रिटायरमेंट का क्वेश्चन, और एडजस्टमेंट भी बहुत सारी घुमा कर दी हुई थी। वर्कशीट का अगर हम काम देखें तो वो पर मंथ की बेस पर बनानी थी, वरना हमेशा एनुअल बेसिस पर बनानी होती है। और बेसिक में प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट पूछ गए। तो अब होता यह है कि आपके पास बीकॉम का कोर्स इतना ज़्यादा है और टाइम उस हिसाब से कम है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें टीचर्स इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, टाइम नहीं मिलता पढ़ाने का सेपरेट बेसिस के ऊपर। तो अब देखते हैं कि अल्लाह करे कि आप लोगों का रिज़ल्ट अच्छा आ जाए और मार्क्स क्या आएंगे। बहरहाल आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में चेक करके बता सकते हैं कि आपकी कितना पार्ट ठीक है और कितना पार्ट ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास जो पहला क्वेश्चन था उसमें कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन पूछी गई थी केस स्टडीज़ के तौर के ऊपर, कि अगर ऐसा ऐसा हो जाए तो कौन से आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल की वायलेशन होती है। तो उसमें 10 के 10 केसेस के ये आंसर हैं। पहले का सेपरेट बिजनेस एंटिटी, दूसरे का मैचिंग प्रिंसिपल, थर्ड का सब्सटेंस ओवर फॉर्म या डॉक्यूमेंटेशन वाला एरर, सेपरेट बिजनेस एंटिटी, कंसिस्टेंसी एंड फुल डिस्क्लोजर, हिस्ट्रिकल कॉस्ट और कंजर्वेटिज्म, सिक्स में फुल डिस्क्लोजर और मटीरियलिटी, मैचिंग प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकग्निशन एंड मैचिंग प्रिंसिपल, और टेंथ में कंजर्वेटिज्म और कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल वायलेट हो रहा था। उसके बाद उसने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी में आपसे 4 एब्रीवेशन पूछ ली। गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, FASB फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है जी। तो अगर किसी बच्चे ने पढ़ा हो तो वो इसको आसानी से कर लेगा। उसके बाद पार्ट सी के अंदर ट्रांजैक्शन इफेक्ट पूछा गया कि अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर अगर कोई इफेक्ट हो तो वो किस तरीके से होता है। तो आपने इसका आंसर इस तरीके से करना था कि अगर कोई अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो आई, डिक्रीज हो रहा है तो डी, और कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो NE से उसको रिप्रेजेंट करना था। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल था, फर्स्ट ईयर कॉमर्स में भी पूछा जाता है, ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा। उसके बाद आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन था वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन था, जिसमें आपने फीफो मेथड से जो है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम करना था। शेड्यूल ऑफ यूनिट आप देख सकते हैं, जिसके अंदर एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट 24,600 आ रहे हैं, और फीफो मेथड से कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आपने निकाली तो 84,600 आ रही थी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई टाइपिंग मिस्टेक अगर मेरी तरफ से होती है तो आप उसको करेक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो सेकंड पार्ट दिया गया था वो मिसिंग फिगर का था। असल में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की हेडिंग डाल के सवाल जो है वो इनकम स्टेटमेंट के मिसिंग फिगर का दे दिया था। तो इसमें कुछ केसेस में आपके 2 पार्ट पूछे गए थे, कुछ केसेस में 3 पार्ट पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि केस 1 के अंदर आपसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछी गई थी जो कि 181,000 है, और नेट प्रॉफिट 29,000। केस बी में इन्वेंट्री एंडिंग आपने मालूम की 1 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट 270,000 और एक्सपेंसेस आपके 245 आ गए। उसके बाद जो केस 3 था उसमें 2 चीज़ें थी, नेट परचेजेस 445,000 और नेट प्रॉफिट जो है वो 45,000। केस 4 में 3 चीज़ें थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 640, इन्वेंट्री बिगिनिंग 290, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में से लॉस आया 40,000 का। और केस 5 में भी 3 चीज़ें पूछी थी, नेट परचेजेस 655,000 और नेट सेल्स 885,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 250,000 आपसे ये पूछा गया था।
फॉर्मूले को इधर उधर घुमाना था, जो आपने सीखा है इनकम स्टेटमेंट के अंदर उसी के अकॉर्डिंगली ये सवाल सॉल्व होना था। उसके बाद वर्कशीट की एडजस्टिंग एंट्रीज मांगी नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बता दी पर मंथ की बेसिस के ऊपर था, तो आप ये डेप्रिसिएशन देख सकते हैं। 12 लाख का क्राफ्ट था, 10 ईयर की यूज़फुल लाइफ थी, कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं थी, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, तो 1 मंथ का ये डेप्रिसिएशन आ गया। इसी तरीके से ये बाकी की एडजस्टमेंट भी आप देख सकते हैं, और इंश्योरेंस एक्सपेंस भी आपने 1 मंथ की बेस के ऊपर निकाला है। उसके बाद आप ये वर्कशीट के अंदर देख सकते हैं कि पूरी वर्किंग मैंने की हुई है। शहजाद सलीम एयरवेज की 10 कॉलम वर्कशीट है फॉर द पीरियड एंडेड जून 30, 2023। 1 मंथ का टाइम पीरियड है, जिसके अंदर नेट प्रॉफिट जो है वो 15,600 आ रहा है। ठीक है जी, और हर चीज़ यहाँ पर बैलेंस्ड है। तो अगर इसके अंदर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो या मुझसे टाइपिंग एरर हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको इसमें क्लियर नहीं होता तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया था वो पीरियोडिक एडजस्टमेंट का दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आसान था, बस इसके अंदर जो 4th एंट्री थी लीज एग्रीमेंट वाली, वो एंट्री नहीं बननी थी। क्यों? क्योंकि उसने नेक्स्ट ईयर का एग्रीमेंट दिया था, आपने काम करंट ईयर का करना था, दैट्स वाई उसकी एंट्री नहीं बनेगी। बाकी एंट्रीज आपके सामने मौजूद हैं, इनमें से अगर कोई एंट्री आपको समझ में नहीं आती तो वो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद पीरियोडिक एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट था, एडजस्टमेंट करने के बाद आपने क्या करना था, नेट इनकम और नेट लॉस को एडजस्ट करना था। जबकि अनएडजस्टेड इनकम आपके पास 129,350 गिवन थी, तो आपने क्या किया कि यूँ समझें कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है, और उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस सबको टोटल करके एडजस्ट करके माइनस किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 125,100 आया, और अदर इनकम जो आपकी एडजस्टमेंट में उन 4 में आई, इंटरेस्ट इनकम आई 750 से, तो एडजस्टेड इनकम आपकी हो गई 125,850। तो ये सिंपल सा आपसे पार्ट पूछा हुआ था। उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान सा सवाल था, जो कि अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट यानी कि डेप्रिसिएशन का था। सबसे पहले आपने बदर आलम शाह सैलून का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर करवाया था उसकी आपने एंट्री बनाई। उसके बाद आपने रिवाइज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन से निकाला, उसका फॉर्मूला उसकी वर्किंग मौजूद है, पर ईयर डेप्रिसिएशन 35,000 है। ठीक है, एक ही साल का आपने निकाला, और फिर उसकी पार्शियल बैलेंस शीट बनाई, बुक वैल्यू निकाल ली, और एडजस्टेड अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन यहाँ पर मौजूद है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये पहला पार्ट बहुत आसान सा था, पास पेपर में भी काफ़ी बार रिपीट हुआ। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपसे डेप्रिसिएशन ही मांगा हुआ था, लेकिन स्ट्रेट लाइन का रेट वाला फॉर्मूला था, जिसके अंदर आपके पास 3 ऑफिस इक्विपमेंट थे, एक प्रिंटिंग मशीन, फोटोकॉपियर और स्कैनर था। तीनों अलग अलग डेट पर आपके जो हैं वो परचेज़ किए गए थे, तो उनका डेप्रिसिएशन निकालना था। प्रिंटिंग मशीन का 3 साल का डेप्रिसिएशन ये रहा, फ़ोटोकॉपियर का 2 साल का डेप्रिसिएशन पूरा आएगा, लेकिन पहले साल में जस्ट 3 मंथ ही यूज़ की थी, तो उसका डेप्रिसिएशन इतना आएगा। और स्कैनर जो है वो 2024 में ख़रीदा था, उसका एनुअल डेप्रिसिएशन 3000 आया, और वो 9 मंथ यूज़ की गई थी, तो 2250 उसका डेप्रिसिएशन आ गया। उसके बाद आपने उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाया। अच्छा, ये 4313 कैसा है, ऑफिस इक्विपमेंट का टोटल डेप्रिसिएशन किया, यानी कि जैसे 2022 है तो 2022 में 3750 प्लस 563। ठीक है, तो ये 2 प्लस किए तो पहले साल का डेप्रिसिएशन आया, उसके बाद ये 2 प्लस किए तो दूसरे साल का आया, फिर तीसरे साल में ये और ये प्लस किया तो वो आया। बाकी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट आपको बनाना आता है। उसके बाद इसकी पार्शियल बैलेंस शीट मांगी। ऑफिस इक्विपमेंट तीनों की कॉस्ट मिलाकर 180 थी, और तीनों का दिसंबर 24 का अलाउंस यहाँ पर आपके टी अकाउंट में निकल चुका है, तो वो माइनस करवाएंगे तो 161,437 की आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसके बाद जो आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग
रिटायरमेंट एंड लिक्विडेशन का सवाल आया, वो बड़ा ख़तरनाक सवाल आया। इससे पहले ऐसा कोई सवाल नहीं आया। पहले आपको जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसका अकाउंट एडजस्ट करना था, ठीक है जी। उसका असल में जो कैपिटल गिवन था वो 30,000 था। फिर नेट इनकम दी हुई थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो उसके हिस्से में 3 पार्टनर होने के से जो डिस्ट्रीब्यूट की गई, सॉरी, तो वो 20,000 आई उसके हिस्से में। और उसका करंट अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस में था। डेबिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव था, तो माइनस किया तो अमर का एडजस्टेड कैपिटल 40 आ गया। तो केस 1 के अंदर जो है वो उसको पेमेंट की गई थी उसके कैपिटल के बराबर, उसकी आपने एंट्री बना ली, ठीक है जी। ये केस 1 है। केस 2 के अंदर जो है वो बोनस हो रहा था, उसको 10,000 ज़्यादा पे कर रहे थे, तो बाकी 2 पार्टनर्स ने अपना कैपिटल कम किया और उसको बोनस पे किया, उसकी एंट्री यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद केस 3 के अंदर भी बोनस था, लेकिन इसको 10,000 कम पे कर रहे थे, तो अकबर और जॉन जो रिमेनिंग पार्टनर थे, अदर पार्टनर थे, उनको बोनस हो रहा था, तो उनकी एंट्रीज यहाँ पर मौजूद हैं। अमर का कैपिटल डेबिट, उन दोनों का क्रेडिट और कैश क्रेडिट, ठीक है जी। फोर्थ केस के अंदर क्या था कि अमर को जॉन और अकबर दोनों पेमेंट कर रहे थे, लेकिन उसका कैपिटल 40 था, 45 कर रहे थे, तो इनको गुडविल हो रही थी और वो उसका कैपिटल खरीद रहे थे, ठीक है जी, बिजनेस फर्म से। तो आपने गुडविल निकाली, टोटल गुडविल निकालने के बाद आपने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की और जो है दूसरी एंट्री आपने उसकी परचेज की बना दी, ठीक है जी। उसके बाद आपका जो 5th केस है, उस केस 5 के अंदर उसने जो दिया हुआ था वो परचेज का था, उन दोनों ने इसको बराबर पेमेंट की और ये रिटायर हो गया, ठीक है जी। तो बस इसमें ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं था, सिर्फ उसके अकाउंट को एडजस्ट करना ज़्यादा मुश्किल था। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल आपके पास आया वो बैंक रिकन्सिलेशन का था। उसके अंदर असल में करना यूँ था कि अगर आप अकाउंट्स को एडजस्ट करेंगे, जिसके ऊपर इस सवाल के ऊपर मैं सेपरेटली एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, तो इसमें यह था कि डेबिट और क्रेडिट और बैलेंस दिया हुआ था, तो जितना आपके पास बैलेंस था उस बैलेंस में, जैसे कि यहाँ पर आपके पास 10 रुपये हैं, अब आप कैश बुक बना रहे हैं, तो एक साइड डेबिट भी है, एक साइड क्रेडिट भी है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे 2 रुपये आए तो अगला बैलेंस आपके पास 12 हो गया। अच्छा, उसके बाद अमाउंट आपके पास 3 रुपये की क्रेडिट हो गई, तो 12 में से 3 गया, 9 रह गया। इस तरीके से करके आपको करना था। तो आपका अनएडजस्टेड बैलेंस कैश बुक का 10,500 था, पासबुक का 38,190 था। डिविडेंड इनकम वो पॉइंट जो एक में रिकॉर्ड थे और दूसरे में नहीं थे, उनको देखकर हमने उनको रिकॉर्ड करना था। तो डिविडेंड इनकम 4,200, 14,750 का बिल रिसीवेबल, बैंक चार्जेस 60 माइनस हुआ और नोट्स पेबल 13,500, डायरेक्ट डिपॉजिट 36,000 ऐड हुआ, 5,050 आपके बिल्स पेबल डिफरेंस लेकर माइनस हुए, नोट रिसीवेबल आपका माइनस हुआ और इंटरेस्ट यहाँ पर, तो दोनों साइड जब टोटल किया तो 19,640 आपका आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो लास्ट सवाल था वो वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का था, जिसके अंदर टी अकाउंट की फॉर्म में आपके 4 लोगों के या कस्टमर के अकाउंट दिए हुए थे, जिसमें उसमें ये था कि अगर आप किसी भी कस्टमर का टी अकाउंट बनाते हैं और उसने आपसे सामान ख़रीदा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसका अकाउंट रिसीवेबल जो है उधार पर जब भी कोई ख़रीदता है तो डेबिट करते हैं, और जब वो पेमेंट करता है तो कम करके क्रेडिट करते हैं। तो इस बिना पर आपके वो टी अकाउंट दिए हुए थे, तो उसमें सबसे पहले आपने एजिंग शेड्यूल बनाया जो कि आपको बनाना आता है, आपने टोटल्स निकाले, फिर कंप्यूटेशन की अनकलेक्टिबल अमाउंट की, और उसके ऊपर जो टोटल अनकलेक्टिबल अमाउंट आया वो 22,000 का आया। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं, कोई मिस्टेक हुई हो तो आप बता सकते हैं। उसके बाद आपने बैड डेट्स एक्सपेंस जो है वो एडजस्ट किया, 25,000 आया और उसकी एंट्री बना ली। तो ये आपका लास्ट सवाल था। क्वेश्चन बहुत सारे इसमें काफ़ी ट्रिकी थे, तो इस पेपर को देखकर आगे आने वालों के लिए मेरी जो ये सजेशन है वो ये है कि सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट ना हो, सिर्फ पास पेपर को ना करें, एडवांस चीज़ों को भी करें। आगे एडीसी पार्ट 2 के जो स्टूडेंट हैं उनके पेपर होने वाले हैं, वो भी अपने एडवांस और कोर्स की तैयारी को एडवांस लेवल पर करें, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखें, एक एक पॉइंट को खंगाल लें। तो ये जो पेपर बनाया गया
उसमें जिस टीचर ने भी बनाया तो उसको 21 तोपों की सलामी है कि उसने किस तरीके से बनाया। ये तमाम चीज़ आपके कोर्स में शामिल तो हैं, लेकिन बहुत कम टेस्ट होती हैं, तो जिसकी बिना पर जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। तो आई होप कि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप वो क्लियर कर लेंगे। बाकी आपके रिजल्ट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।